नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋतु शर्मा ननन पांडे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संगठन नीदरलैंड के इस साहित्यिक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा कार्यक्रम हमारे व्यंग मूर्धन्य लेखक, कवि, व्यंगकार शरद जोशी जी की 93वीं जन्म जयंती पर आधारित है, उनको समर्पित है हमारा आज का कार्यक्रम में। आज हमारे कार्यक्रम से जो मूर्धन्य मनीषी लोग जुड़े हैं, उसमें अध्यक्ष के रूप में आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर राजेश कुमार जी हैं, जो नमस्कार। वरिष्ठ साहित्यकार हैं, लेखक हैं, व्यंगकार हैं और साथ ही केंद्रीय शिक्षण संस्थान के सदस्य भी हैं। आदरणीय कार्यक्रम में आपका स्वागत है। विशिष्ट अतिथि के रूप में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर लालित्य ललित जी, जो एक वरिष्ठ व्यंगकार हैं, संपादक हैं, कवि हैं। आपकी बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, आपको कई सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। आदरणीय कार्यक्रम में आपका स्वागत है। विषय प्रवर्तक के रूप में आज हमारे साथ इंदौर से जुड़ी हैं डॉक्टर सुनीता श्रीवास्तव, जो एक पत्रकार हैं, लेखिका हैं और साथ ही शुभ संकल्प संस्थान की संपादक भी हैं। आदरणीय कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मुख्य वक्ता के रूप में आज हमारे साथ है मीना अरोड़ा जी। मीना अरोड़ा जी वरिष्ठ व्यंगकार हैं, लेखिका हैं। अब तक मीना जी की बहुत सारी पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं, आपको कई सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। मीना जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज का हमारा कार्यक्रम जो है शरद जी की जन्म जयंती को समर्पित है। शरद जी राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं पर गहरी चोट करने वाले व्यंग लिखा करते थे और उस समय में इस तरह के व्यंग की साहित्य में कोई जगह नहीं थी। तो आइए ऐसे ही व्यंग पुरोधा के बारे में, उनके व्यंग के बारे में बात करते हैं। मैं सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारे अध्यक्ष महोदय को। वैसे तो अध्यक्ष महोदय कार्यक्रम के रूपरेखा के हिसाब से देखा जाए तो बाद में ही आते हैं, क्योंकि आज अध्यक्ष महोदय को कुछ ज़रूरी काम है और उन्होंने अपने ज़रूरी काम में से थोड़ा समय निकाला है। तो मैं आज सबसे पहले हमारे अध्यक्ष बहुत बहुत आपका धन्यवाद स्वागत है आपका। मंच पर। हम और हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से शरद जोशी जी जो लिखा करते थे, उनके व्यंग में एक कड़वाहट होती थी, एक चुटीलापन होता था, कहीं थोड़ा थोड़ा रस भी, व्यंग का रस भी होता था। और उनके लेखन पर बहुत सारी फिल्में बनी और सीरियल भी बने हुए, जो उस समय बहुत लोकप्रिय हुए। हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या इस समय भी इस तरीके का लेखन साहित्य में, व्यंग में लिखा जा रहा है? मंच आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ऋतु शर्मा ननन पांडे और हमारे बाकी सम्मानित पैनलिस्ट डॉक्टर ललित मीना अरोड़ा जी और डॉक्टर सुनीता श्रीवास्तव। महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया है, जो ऐसे मनीषी, ऐसे श्रेष्ठ साहित्यकार और विशेष रूप से व्यंग्यकार के बारे में है, जिन्होंने अपने कार्य से एक बड़ी छाप हमारे बीच में छोड़ी है और वे बहुत सारे व्यंग्यकारों के प्रेरणा स्रोत बने हैं। आपने बहुत सही कहा कि जो व्यंग्य के पुरोधा हैं, आमतौर से उसमें व्यंग्य त्रयी, 3 व्यंग्यकारों को मुख्य रूप से माना जाता है कि हरिशंकर परसाई, जो अपने अक्खड़पन और जिसको कहते हैं ना स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, उसके लिए जाने जाते हैं। उनमें कोई लाग लपेट, जैसे कबीरदास, वो दोनों तरफ कुछ भी कहेंगे और सख्ती से कहेंगे, उस रूप में माने जाते हैं। दूसरे रविन्द्रनाथ त्यागी हैं, जिनमें बहुत ही हास्य का पुट था, उनकी रचनाएं हास्य व्यंग्य से परिपूरित रहती थी। और शरद जोशी को कहें तो कहीं बीच में था, उनमें हास्य व्यंग्य भी था, जैसे जीप पर सवार इल्लिया उनका बहुत ही प्रसिद्ध व्यंग्य भी है। और एक गधा था, ऐसे उन्होंने बहुत सारे नाटक भी लिखे हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध, रोचक और मारक रहे हैं। और इसके अलावा एक उनकी जो खास बात मैं कहना चाहता हूँ कि वो कवियों के साथ, मंचीय कवियों के साथ व्यंग्य पढ़ा करते थे और उनको उतनी ही दाद और प्रशंसा और
तारीफ मिलती थी जितनी मंचीय कवियों को मिलती थी। तो इस दृष्टि से उन्होंने व्यंग्य को स्थापित करने में, व्यंग्य को एक महत्वपूर्ण श्रवण विधा बनाने में भी योगदान किया है। तो आज भी जो जैसे ललित ललित खुद ऐसे व्यंग्य लिखते हैं जो बहुत ही रोचक होते हैं, व्यक्ति उसमें बह जाता है, पढ़ता चला जाता है उनके पात्रों के साथ, उनकी स्थितियों के साथ। तो निश्चित रूप से लिखे जा रहे हैं, और मीना अरोड़ा जी खुद एक बहुत अच्छी व्यंग्यकार हैं। डॉक्टर सुनीता से मेरा बहुत परिचय नहीं है, लेकिन अगर हम आज के जो सबसे प्रमुख व्यंग्यकार हैं ज्ञान चतुर्वेदी, उनकी बात करें तो उनमें वो बहुत बड़ी दृष्टि है जो पुरानी हरिशंकर परसाई, रविन्द्रनाथ त्यागी और विशेष रूप से जिनकी हम आज चर्चा कर रहे हैं, उनके परंपराओं को आगे ले जाती है। तो और ऐसे बहुत अन्य व्यंग्यकार भी हैं जो इस दृष्टि से लिख रहे हैं, रोचक लिख रहे हैं और श्रेष्ठ साहित्य का सृजन कर रहे हैं। और जैसे सुरेशकांत जी को अभी रविन्द्रनाथ त्यागी पुरस्कार मिला है, वो ऐसा लिखते हैं। राजशेखर चौबे हैं और अनेक साहित्यकार हैं। तो वो सब लिखा जा रहे हैं। और मैं संक्षेप में, आपने जो बहुत अच्छे सवाल उठाए थे, मैं उन पर जाना चाहूँगा। आपने कहा कि व्यंग्य, सटायर और अम, एक अच्छा सवाल आपने लिखा कि व्यंग्य, सटायर और व्यंग्य, सटायर कटाक्ष। और कटाक्ष। हाँ, तो व्यंग्य और सटायर तो मतलब पर्याय शब्द है। व्यंग्य हिंदी में है, सटायर अंग्रेजी में है। और कटाक्ष जो है एक छोटा सा मतलब कटुक्ति या एक छोटा सा, जैसे भौतिक रूप से कहें कि छोटा सा ताना जैसे मारते हैं, वो होता है जो व्यंग्य का एक अंग बनता है। जिससे व्यंग्य के बहुत सारे अंग है, जैसे आप विद्रूप करते हैं, अन्योक्ति करते हैं, उदाहरण देते हैं, व्यंजना करते हैं, वैसे ही कटाक्ष भी उसका एक अंग है। व्यंग्य के बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे आजकल वन लाइनर या हाफ लाइनर ऐसे व्यंग्य चलते हैं, और छोटे लघु व्यंग्य हैं और लंबे व्यंग्य हैं। और खासतौर से अगर आप देखें तो व्यंग्य सभी विधाओं में व्याप्त है। व्यंग्य उपन्यास भी है, व्यंग्य कथाएं भी हैं, व्यंग्य कविताएं भी हैं। इस दृष्टि से, आकार की दृष्टि से और स्वरूप और फॉर्मेट की दृष्टि से इनके अंतर किए जाते हैं। व्यंग्य निरंतर लिखे जा रहे हैं, बल्कि हर पत्रिका में, और कुछ पत्रिकाएं तो व्यंग्य की ही हैं, प्रकाशित भी होते हैं। लेकिन यह देखिए, जब भी कोई व्यंग्य लिखा जाता है तो उसकी गुणवत्ता का आकलन अगला समय करता है। हम लोग उसको शायद इतने नज़दीक से नहीं देख पाते। आपने देखा होगा कि अगर हमें पढ़ना है तो हमें पेपर को थोड़ा दूर ले जाना पड़ता है, हम आंखों के आगे सामने रख के नहीं पढ़ सकते हैं। उसी दृष्टि से आने वाला काल तय करेगा कि व्यंग्य कौन सा अच्छा था और नहीं था। और व्यंग्य जितना लिखा जाए, खराब अच्छा जैसा है, वो अच्छा है, क्योंकि उसी में से सर्वोत्तम व्यंग्य निकल कर आएगा। तो मुझे इससे संतुष्टि है। ललित जी तो लगभग रोज ही लिखते हैं, कुछ लोग समय समय पर लिखते रहते हैं। तो व्यंग्य लिखा जाना चाहिए, लिखा जा रहा है। पाठक नहीं बचे हैं ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए ललित ललित जी की 36 किताबें व्यंग्य की आ गई हैं। कोई भी प्रकाशक उनकी किताबें नहीं छापेगा अगर उनमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। हर हर अखबार में एक व्यंग्य का कॉलम होता है। हर और व्यंग्य की पत्रिकाएं हैं, चक्कलस है, अट्टहास है और व्यंग्य यात्रा है। तो पाठक नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। पाठक और हो सकते हैं, और ज़्यादा पाठकों तक पहुंच किया जाना चाहिए। जैसे जगह जगह जाकर सस्ते दाम पर और अच्छे कार्यक्रम करके हम पाठकों तक और ज़्यादा पहुंच सकते हैं। उद्देश्य क्या है? देखिए, मूल रूप से साहित्य का उद्देश्य है पाठक को लोकोत्तर भाव भूमि प्रदान करना। मतलब इस लोक में जो आनंद नहीं मिलता, वह आनंद साहित्य के द्वारा प्राप्त हो। व्यंग्य उसको अपनी जो उनकी विशिष्ट शैली है, विशिष्ट कथन है, विशिष्ट फॉर्मेट है, उसके द्वारा पूरा करता है। तो यह कहना अच्छा रहेगा, सटीक रहेगा कि व्यंग्य सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। और शायद अगर हम व्यंग्य की कार्यशालाएं, व्यंग्य के और पाठ्यक्रम या व्यंग्य सिखाने के संस्थान वगैरह शुरू करें, तो जैसे थोड़ा बड़े छोटे पैमाने पर ये हो भी रहा है, तो और ज़्यादा इसमें लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ऋतु शर्मा। आदरणीय, आपने गर्भित वक्तव्य दिया और सारे प्रश्नों को इसमें समेट लिया।
और मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे मालूम है अभी आप किसी काम से हॉस्पिटल आए हुए हैं और वहाँ से समय निकाला। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हम तो कार्यक्रम को आपकी आगे बढ़ाते हैं अनुमति हो तो और मैं निकल जाऊँ जी, अगर जी, आपकी बिल्कुल, अनुमति हो? बिल्कुल। अच्छा ठीक। बिल्कुल सर, सबको बिल्कुल, ललित सबको जी धन्यवाद। बहुत अच्छा। नमस्कार सबको आज फिर जल्दी ही मिलेंगे हम लोग। जी सर, जी सर। ललित ललित जी नमस्कार, विचार नमस्कार। विमर्श में आज आपने काफी अच्छा अपना जो है परिचय दिया है, और जो आपने कहा है कि हम इस पे कई कार्यशाला वगैरह आयोजित कर सकते हैं, क्योंकि शरद जोशी ने जो लिखा है वो केवल हास्य और व्यंग तक सीमित नहीं था, वो सामाजिक परिवेश में भी उसका एक प्रतिबिंब दिखा रहा है। और जैसे ऋतु जी और आप लोग प्रयास करेंगे तो हम इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे विषय प्रवर्तक के रूप में आज हमारे साथ डॉक्टर सुनीता श्रीवास्तव जी जुड़ी हुई हैं। सुनीता जी, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि आज के समय में व्यंग लिखना चुनौती क्यों बन गया है? आज के समय में व्यंग जो है किसी के ऊपर कटाक्ष करता हुआ होता है या किसी की तरफ इंगित करता है, तो लोग वो सहन नहीं कर पाते कि उनकी बुराइयों को या उनकी कमियों को इंगित किया जाए, तो लोग घबराते हैं। तो इसलिए वो जो साहित्य परिवेश में से व्यंग जो है उसके प्रश्न लिखते हैं लोग, पर सामने नहीं आते, इसलिए थोड़ा व्यंग लिखना कम हो गया है। पर जी। इसके बावजूद भी हमारे व्यंगकार आ रहे हैं, काफी आ रहे हैं, उनको इतना प्रोत्साहन नहीं मिल पा रहा है, ये सही है। जी, और आपके यहाँ से तो विशेष पुरस्कार इंदौर सभा जो है वो पुरस्कार देती है व्यंग के लिए, जहाँ से जोशी जी को भी प्राप्त हुआ था। आज का समय थोड़ा विज्ञापन का हो गया, जैसे विज्ञापन में हम देखते हैं कि विज्ञानियों की मम्मी कितनी अच्छी होती हैं, बच्चे कपड़े गंदे करके आते भी हैं तो हंसकर धोती हैं। जब हम छोटे थे तो गंदे कपड़े धोने के पहले मम्मी हमारी धुलाई करती थी। तो वही है कि व्यंग की जो है आजकल धुलाई हो जाती, अगर किसी से भी जरा भी कटाक्ष किया तो लोग उंगली उठाने लगते हैं। जी, 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 बिल्कुल सही कहा कि व्यंग का जो स्तर है वो अब वर्तमान में बदल चुका है, जो साहित्यिक स्तर था वो बहुत कम हो गया। अब हम आगे चलते हैं, हमारे मुख्य अतिथि जो हैं डॉक्टर ललित जी, जिनकी बहुत सारी किताबें लगातार प्रकाशित हो रही हैं व्यंग में भी और साहित्य की अन्य विधाओं में भी। मैं रोज आपके व्यंग फेसबुक पर पढ़ती हूँ और अभी हाल ही में आपकी पुस्तक का विमोचन भी हुआ है शिमला में। आदरणीय, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने इतनी सारी पुस्तकें व्यंग के ऊपर लिखी, तो अभी सुनीता जी ने ये बताया व्यंग लिखना मुश्किल है, पर आपकी पुस्तकों को देखकर मुझे लगता है कि व्यंग लिखना बहुत आसान है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि व्यंग को अगर हम साहित्यिक दृष्टि से देखें तो हम उसके कितने प्रकार देख व्यंग को हम कितने रूपों में बांट सकते हैं? कटाक्ष, उपहास, आलोचना, कितने रूपों में? मंच आपका है। ऋतु जी, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। यहाँ मीना जी भी हैं, सुनीता जी को मैं पहली बार मिल रहा हूँ, और मीना जी यहाँ पर है। तो अब बहुत वर्ष पहले मीना जी का स्वागत और पदार्पण ऐसे हुआ था लेखन में, जैसे ऋषि कपूर और नीतू सिंह टू व्हीलर पे मिले थे, वैसे ही इनकी कहानी हमारे साथ जुड़ी थी। तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन आपने ये कहा जुड़ने के लिए, तो मैं आज 2 या 3 दिन से बुखार है, जब से शिमला से लौटा हूँ, तबीयत बड़ी डावाडोल है। लेकिन पता चला कि राजेश भाई भी अस्वस्थ है, हॉस्पिटल से लौटे हैं या हॉस्पिटल जाने वाले हैं। बहरहाल दिल्ली में गर्मी बहुत ज्यादा है, 46 डिग्री टेम्परेचर है। जैसे कि सुनीता जी ने कहा कि व्यंग के प्रति लोगों का ध्यान कम है या कम लिखा जा रहा है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि अगर ये तो अच्छी बात है कि महिला भी व्यंग्यकार है, और हम पुरुषों से ज्यादा व्यंग लिखती हैं। और अब कैसे लिखते हैं वो सोचिए। आप ड्राइंग रूम में बैठे हैं और अगर किचन में अगर आटा गूंदने की आवाज ड्राइंग रूम तक पहुंच रही है तो वो व्यंग है, वो विसंगति है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि असली मामला क्या है। दूसरी बात कि मैं व्यंग में क्यों आया। जब ज्ञान चतुर्वेदी, हरीश नवल, प्रेम जन्मेजय, अंजनी कुमार चौहान से पश्चिम यार में ब्रिजवासी स्वीट्स पर मुलाकात हुई, तो मुझे लगा कि व्यंग्यकार को पूरा पेज दिया जाता है अखबार में,
और कविता हो तो छोटी सी जगह मिलती है, कवियों को कोई ध्यान नहीं देता। जी। तो और कोई किसी की हेल्प नहीं करता, ये शायद मीना जी जानती है अच्छी तरह। आज के दौर में कई ऐसे भी धनाढ्य लोग हैं जो प्रकाशन के क्षेत्र में आ गए और जिन्होंने 100 से ज्यादा पुरस्कार देने शुरू कर दिए। जब आपको कोई नहीं पूछता तो आप लोगों से पूछवाना शुरू करते हैं, तो ये भी बात समझ में नहीं आती। बहरहाल, मुझे मेरे बेटे ने पूछा कई वर्ष पहले कि पापा, विश्व पुस्तक मेले में जहां भी जाता हूँ वहां आपकी फोटो नजर आती है, चक्कर क्या है? मैंने कहा जैसे थाने में अपराधियों के फोटो होते हैं वैसे ही पुस्तक मेले में लेखकों के फोटो होते हैं। लेकिन सुनीता जी, आप इंदौर से हैं, इंदौर के बिल्कुल बगल में उज्जैन है, और वहां से जब कोरोना सेकंड टाइम हुआ था या फर्स्ट टाइम की समाप्ति पे था, हम दिल्ली से 10 या 12 लोग टेम्पो ट्रेवलर में हम उज्जैन पहुंचे, जहां हमारे एक व्यंग संग्रह का लोकार्पण था। तो पिलकेंद्र अरोड़ा जी, जो आज किसी कारण से नहीं जुड़ पाए, उनको अपने घर से निकलना पड़ा कि मैं क्वारंटाइन हूं, घर के अंदर हूं, और ये दिल्ली वासी जो है 16 घंटे की सड़क यात्रा करके मेरे शहर में पहुंच गए हैं। तो आपको एक लगन होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और दूसरी बात ये कि शायद आप में से किसी ने कहा कि व्यंग कार्यशालाएं होनी चाहिए। बहुत पहले नेशनल बुक ट्रस्ट ने एक व्यंग कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें हरीश नवल, प्रेम जन्मेजय, सुभाष चंद्र, ज्ञान चतुर्वेदी, जब्बार ढाकवाला, यानी कि 15-16 लेखक हमने नैनीताल में बुलाए थे। और मुझे लगता है कि इस तरह की व्यंग कार्यशालाओं का आयोजन समय समय पर होना चाहिए। ये जाहिर है कि आज व्यंग रचनाएं कम लिखी जा रही हैं, लेकिन हमें अपने पाठकों के हित में ध्यान रखते हुए ऐसी पुस्तकें तैयार की जानी चाहिए। मीना जी जैसे कि इनका भी उपन्यास आया, तो मैं चाहूंगा कि अगर ये 2000-2500 शब्दों में अगर कोई हास्य रचना लिखें तो नेशनल बुक ट्रस्ट स्वागत करेगा। चूंकि मैं नेशनल बुक ट्रस्ट में, मैं वहां का सिपाही हूं, तो मुझे लगता है कि मेरे विभाग के लिए भी कुछ काम हो। तो आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप में से किसी ने कहा कि किताबें नहीं बिक रही हैं, ये मुझे सवाल भी भेजे गए थे। आप ये देखिए कि लगातार विश्व पुस्तक मेले और विदेशों में भारत नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया का प्रतिनिधित्व, और अगर एक लेखक की किताब, हम 55 भाषाओं में किताबों का प्रकाशन करते हैं, यानी अगर जिसकी किताब अगर हिंदी में आती है वो जरूर चाहेगा कि मराठी में हो, गुजराती में हो। मेरी कविताएं पढ़कर एक गुजराती के अनुवादक ने मुझसे संपर्क किया कि मैं आपकी कविताएं अनुवाद करना चाहता हूं, तो उन्होंने अनुवाद करके मुझे भेज दी। एक बांग्ला में अनुवादक ने मेरा व्यंग अनुवाद करके भेज दिया। तो डोगरी में, पंजाबी में, अंग्रेजी में, उर्दू में अनुवाद आ गया है, अनुवाद की किताबें भी छप गई हैं। तो विश्व पुस्तक मेले में किसी ने कहा कि मैं मैथिली में आपकी किताब छापना चाहता हूँ। बिहार के किसी ने कहा कि मैं भोजपुरी में छापना चाहता हूं, ताकि बिहार और झारखंड के साथ मॉरिशस और अन्य ऐसे देश जहां पर भोजपुरी के पाठक हैं। तो मुझे लगता है कि पाठक कहीं नहीं है, पाठक को आपको अर्जित करना पड़ता है। आपको पाठक अपने आप खोज लेंगे, ढूंढ लेंगे कि आप, अब देखिए आप रितु जी इतनी दूर बैठी है, इन्होंने हमें, मीना जी को खोज लिया कि हल्द्वानी में है, सुनीता जी इंदौर में है। तो ये खोज जारी रहनी चाहिए। और मुझे लगता है कि अच्छी किताबें हो तो निश्चित ही पाठक उनको खोजेंगे, उनको पढ़ेंगे, और जो बाकी आपने पूछना आप पूछ सकते हैं जी। मैं आपसे पूछना चाहती थी, व्यंग की विधाएं, व्यंग कटाक्ष के रूप में भी लिखा जाता है, आलोचना के रूप में भी लिखा जाता है, तो साहित्य में व्यंग की कितनी विधाएं हैं? देखिए ऐसा है, ये बड़ा डिप्लोमेटिक सवाल है, क्योंकि अब आपने आटे से परांठा भी बना लिया, रोटी भी बना ली, पूरियां भी बना ली, है ना। मैंने पिछले दिनों लिखा पांडे जी सम्मान मंडी में, तो आयोजक बिगड़ गए, उन्होंने मेरे सारे प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में लगा दिए। फिर मैंने लिखा कि पांडे जी राधेलाल, तो राधेलाल जी गुस्से में आ गए, उनको गर्मी बढ़ गई, बीपी बढ़ गया, तो है ना। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि नरेंद्र कोहली जी का पात्र था राम लुहाया, प्रेम जन्मेजय का पात्र है राधेलाल, सुभाष चंद्र का पात्र है कल्लू मामा, सॉरी। तो मैंने कहा ठीक है, तो हम राधेलाल शर्मा कर देते हैं।
कल्लू कालिया कर देते हैं या कुछ और कर देते हैं। जब लेखक आपके पात्रों से अपने आप को महसूस करने लगे कि मैं वो पात्र हूं। रितु जी, मैं बताना चाहूंगा कि कुछ समय पहले, लगभग 2-1 साल हो गए, एक महिला ने कहा कि कहीं मैं देवी का गजोदर तो नहीं। तो मुझे लगा, मैंने नहीं, आप इस जन्म में नहीं, अगले 7 जन्म में भी देवी का गजोदर नहीं होंगे, क्योंकि लेखक के पात्र उस बात करते हैं। मैंने 25 या 30 साल पहले प्रतिभा राय जी से इंटरव्यू लिया था, जब उन्हें मूर्ति देवी पुरस्कार मिला था दिल्ली में। उन्होंने कहा था कि जब मेरे पात्र मुझसे बात करते हैं तो मैं एक्सीडेंट कर बैठती हूँ। अभी 2 महीना 4 महीना पहले उनसे फोन बात हुई, तो मैंने उनको पहले वाला इंटरव्यू याद दिलाया। मैंने कहा, प्रतिभा जी, मेरे पास भी इतने पात्र हैं और मैं एक्सीडेंट नहीं कर पाता जी। तो ये आप के पात्र जो है वो बड़े अर्जित किस्म के हैं। माने देवी का गजोदर अलग है, कुछ और पात्र भी हैं जीवन में। आज ही मैंने एक नया पात्र गढ़ा, ज्ञानामल कलसी। जी। ज्ञानामल कलसी मिस्टर फालूदा सिंह। तो उक्त प्रकाशक ने मुझे आज मैसेज करके भेजा कि फालूदा सिंह मैं तो नहीं। तो मुझे लगता है कि जो आपने कहा कि आलोचनात्मक प्रहार, मुझे लगता है कि चूंकि आदमी लिबरल है और आलोचनात्मक, इतनी मिर्ची मत डालिए कि आप सीसी करते फिरे। जैसे कि जैसलमेर में जितनी मिर्ची खाते हो उतना ही मीठा भी खाते, मतलब बैलेंस होना चाहिए, है ना। और आपको समझने वाले लोग होने चाहिए। हालत क्या है कि आज जो बड़ी मछली है वो अपने आप को मगरमच्छ मानने को तुली हुई है। मैं ये कहता हूं कि हम छोटे से लेखक हैं, यदि आप छोटे लेखक का सम्मान नहीं करेंगे तो छोटा लेखक बड़े लेखक का सम्मान नहीं, सामान भी बेच देगा। बिल्कुल, आपको सम्मान करना पड़ेगा और सम्मान करना भी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। इस बीच में हमारे साथ बहुत सारे दर्शक भी जुड़ गए हैं जो आपके वक्तव्य की सराहना कर रहे हैं। स्मिता श्रीवास्तव जी जुड़ गई हैं, संजय जी जुड़ गए हैं, समकालीन भारतीय समिति जुड़ गई है, माधवी जी जुड़ी है, संगीता जी जुड़ी हुई है, बहुत सारे हमारे दर्शक जुड़ गए हैं। आपने बहुत सारगर्भित और उदाहरण देकर व्यंग्य का महत्व और व्यंग्य किस तरह से पाठकों तक पहुंचे और किस तरह से आप तक लोग पहुंचे अपनी पुस्तक के लिए, बहुत सारगर्भित तरीके से आपने बताया है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अब हम कार्यक्रम को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं हमारी मुख्य वक्ता मीना जी के पास, आदरणीय मीना अरोड़ा जी के पास। मीना जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मीना जी, हमारे दर्शक आपसे आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है जी। हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं मीना जी कि जैसा उस समय फिल्में बनती थी व्यंग्यकारों की कहानियों पर, या सीरियल बनते थे, शरद जी के भी कहानियों पर सीरियल बने, उनकी फिल्में बनी। आजकल इस तरीके की फिल्में नहीं बन रही हैं, इसका क्या कारण है? व्यंग्यकार कम है या फिल्म बनाने वाले कम हैं? जी रितु जी, पहले तो मैं सॉरी कहना चाहूंगी कि मैं सच में जुड़ने में पता नहीं कैसे समर्थ नहीं हो पा रही थी, नहीं जुड़ पा रही थी। मैंने बहुत ट्राई किया अपने लैपटॉप और अपने टैबलेट से, लेकिन नहीं जुड़ पाई। फाइनली मुझे मेरे मोबाइल से जुड़ना पड़ा। तो पहले आपने जो सवाल किया है, मैं उस सवाल का पहले जवाब दूंगी, उसके बाद जो है अन्य बातों पर आऊंगी और व्यंग्य के विषय पर आऊंगी कि शरद जोशी जी की रचनाओं पर बहुत सी फिल्में बनी, लेकिन आजकल जो व्यंग्य लेखक लिख रहे हैं उन पर नहीं बन रही हैं। उसका रीजन ये है कि आजकल जो हीरो है, जो डायरेक्टर है, जो फिल्में बनाने वाले, जो मेकर हैं, वो खुद ही सर्वे सर्वा हो गए हैं, सब कुछ खुद ही हो गए हैं वो। अब आप देखिए, अगर आप छोटा सा एक उदाहरण लेंगे सलमान खान का, तो अगर आप उसकी कोई फिल्म देखेंगे तो आपको लेखक भी वही मिलेगा, आपको गायक भी वही मिलेगा, मतलब जो गीत लिखे होंगे वो भी उनके होंगे, बोल भी उनके होंगे, सब कुछ उनका होगा। तो उन्होंने अपने बीच में से लेखकों को हटा दिया है, जो उन्हें पे करना पड़ता था लेखक को। क्योंकि वैसे तो ऐसा नहीं है कि अच्छे व्यंग्यकारों की कमी पड़ गई है। कमी जो है इस समय इस चीज की आ गई है, आत्ममुग्धता का दौर इतना अधिक है कि कोई किसी को अपने से आगे आने ही नहीं देता। मैं ही बड़ा हूं, मैं ही महान हूं,
ऐसा सोचकर सब आगे बढ़ रहे हैं। चाहे वो आप ये देखिए ना, फिल्मों में नेपोटिज्म की बात होती है, वो यही है सब कुछ, कि मैं हीरो, मेरे पापा लेखक, मेरा भाई डायरेक्टर, मेरी बीवी या भाभी हीरोइन, बस यही चल रहा। तो वो किसी को आगे नहीं आने देते। आज के समय में यदि जोशी जी होते तो मैं दावे से कह सकती हूँ आज उनकी रचना पर कुछ नहीं बन सकता था। आज ये संभव नहीं है। वो समय चला गया जब लेखकों की कद्र हुआ करती थी, जब पाठक हुआ करते थे। ऐसा नहीं है कि मीना जी बिल्कुल ठीक कह रही है। मीना जी बिल्कुल ठीक कह रही है, क्योंकि अब जब भी व्यंग से संबंधित पुरस्कार होते हैं 2 दिन या 3 दिन पहले, घोषणा होने से पहले ही मालूम होता है कि पुरस्कार किसको मिलने वाला। बिल्कुल बड़ी विसंगति। वैसे तो व्यंग्य अपने आप में एक ऐसा शब्द है जिसे अक्सर गलत समझा जाता है, लेकिन इसके पीछे बहुत से अच्छे कारण है। इंटरनेट, सोशल मीडिया और मीम्स के आगमन के साथ ही ये लेखकों और जो रचना करने वाले लोग हैं उसमें अपनी सामाजिक और राजनीतिक टिप्पणी देने का एक मुख्य साधन बन गया है। बहुत आसान हो गया है। जैसे ही आपने कुछ सुना राजनीति में ये चल रहा है, कहीं भी कुछ भी चल रहा है, फौरन मीम्स जो है आ जाते हैं, वो व्यंग्य के रूप में ही आते हैं। व्यंग्य जो है अपने आप में पहले एक विधा नहीं था, इसे विधा मनवाया गया कुछ लेखकों के द्वारा जो व्यंग्य लेखन करते थे। व्यंग्य कोई अच्छा नहीं माना जाता था, व्यंग्य लेखन बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन इसे एक विधा का वो जामा पहनाया गया लेखकों के द्वारा, जो व्यंग्यकारों के द्वारा। उन्होंने कहा कि हाँ, इसे आप विधा मान लीजिए। इसके भीतर भी जो है व्यंग्य के भीतर कटाक्ष किया जाता है। जैसे कि मैं कटाक्ष लिखती हूँ, कटु कटाक्ष लिखती हूँ। कटु मतलब कि कड़वा, कटु कटाक्ष। यह कटाक्ष का मतलब है, कटाक्ष एक शैली है और व्यंग्य एक कला है, लिखने की कला है, विधा है, और कटाक्ष उसके भीतर एक शैली है जिसे हम अपनाते हैं। तो जब अब व्यंग्य है बहुत से प्रकार से किया जाता है, तरह तरह से किया जाता है। जैसे होरोशियन व्यंग्य है, उसमें ये एक बहुत ही आम सा तरीका है इस व्यंग्य का। इसमें आम तौर पे जैसे ही घटना आई उस पर फौरन लोग जो है मजाक उड़ाने लगे। अब मैं बिना नाम नहीं कहूंगी, अब जैसे किसी एक महिला की पिटाई का सबके सामने आया, जैसे दिल्ली में जो हुआ राज्य सांसद के साथ जो भी, तो वो लोग उसका मजाक बनाने लगे। तो उसमें यह कि यहाँ पे लक्ष्य जो है बहुत हल्का फुल्का होता है, उसे गंभीर नहीं ले रहा कोई भी। तो इसका जो होरेशियन जो व्यंग्य है, इसका जी, इस्तेमाल जी। आमतौर पर हल्के फुल्के अंदाज में सामाजिक टिप्पणी देने के लिए किया जाता है ना। जैसे कि मैं भी लिखती हूँ, इसमें एक पैरोडी का इस्तेमाल भी किया जाता है, जो कि मैं भी करती हूँ कई बार। जैसे कि मैंने अभी इस बार होली में लिखा, एक गागरी व्यंग्य भरी यत्र तत्र छलकी जाए, भारत से पूरे वर्ष में एक बार जब फागुन हमारे ऋतु आए। जो यानी कि जब दूसरे फागुन वक्ता की हैं ऋतु वो आती है हमें तभी व्यंग्यकार सक्रिय हो जाते हैं एक दूसरे पर कमेंट करने के लिए। या फिर एक और मैं अपनी पैरोडी से आपको एक उदाहरण दूंगी। मैं कहती सब बावरे खोजे व्यंग में धार, वे कहते मैं बावरी लिखती ले तलवार। मतलब मैं जब बात करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं इस समय अपनी तारीफ कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर मेरे बात में व्यंग्य नहीं है और वो किसी को चुभी नहीं है तो लिखना ही बेकार है। अब इसी तरह से एक जुवेनिलियन जो है व्यंग्य होता है, ये बिल्कुल गंभीर होता है। यहाँ पर जो स्थिति हमारी बनती है, जो मौजूदा स्थिति है, उसको बड़ी गहराई से आंकना पड़ता है, सोचना पड़ता है, अपने क्रोध को अभिव्यक्त करना पड़ता है। ज्यादातर ये राजनीति में काम आता है, इस तरह के व्यंग्य जो लिखे जाते हैं। इसमें जैसे मैंने कहीं कहीं लिखे हैं, कटाक्ष के रूप में ही लिखे हैं, लेकिन गंभीर है। अगर कोई सोचेगा तो मैंने छोटे छोटे कटाक्ष किए हैं, इस उस जिस या किस। आप इस बात से सुनिए, जैसे एक व्यक्ति दूसरे से कह रहा है, सुन भाई हमारे यहाँ अलाने फलाने नेताजी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। तो दूसरा कहता है, अरे उन्होंने अपनी सरकार की मंशा पर क्यों सवाल उठाए? उन्होंने कहा, अरे वो इस बार इस सरकार में नहीं है। मतलब ये कि इस बार विपक्ष के पक्ष में है। 2 महीने पहले उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया है, पर 4 महीने पहले तो वो उस पार्टी में दाखिल हुए थे। उसने कहा हाँ, जब उनको इस पार्टी में मजा नहीं आया तो वो उस पार्टी में चले गए। पर सुनने में आ रहा है यदि किसी ने उनकी नाराजगी पर ध्यान नहीं दिया तो वापसी की सोचेंगे। उसने कहा, दूसरे ने कहा, वापसी किस में सोचेंगे, इसमें या उसमें? उसने कहा, इस और उसमें नहीं, जिससे जनरेट हुए थे उसमें। यानी कि उसने कहा, सुनने वाले ने कहा कि भाई बस करिए, इस उस जिस तिस। मतलब यह कि आजकल यही चल रहा है राजनीति में। आप पक्ष विपक्ष में देख रहे हैं, आज जो जिस सरकार का है, लोगों ने उसे चुना है, वो आसानी से उस पार्टी को त्याग कर दूसरी पार्टी के हवाले हो जाता है और जनता को उसके हवाले कर देता है कि ले मैंने तुझे जिसको तूने नहीं चुना था उसी की झोली में डाल दिया। तो ये एक बहुत ही गहरे विषय पर जो विचार करता है व्यंग्य वहां पर, है ना। तो वो होता है। ऐसे ही मैनिपियन व्यंग्य होते हैं
जो कि पूरी प्रणाली पे किया जाता है, पूरे सिस्टम पे किया जाता है, किसी एक व्यक्ति पे नहीं, किसी एक नेता पे नहीं। ये ज्यादातर ये हम लोग कम लिखते हैं, या हम लिखते हैं तो जो टीवी चैनलों में दिखाए जाते हैं, टेलीविजन शो में, जैसे नस्लवाद है, वर्गवाद है, या किसी चीज का विदेशों में जाने वाले बहुत सारे एक साथ जैसे बच्चे जाते हैं, तो वो इनके विरोध में जो लिखा जाता है वो मैनिपुलेशन व्यंग्य होता है। तो इस तरह से व्यंग्य जो है अपने आप में एक विधा बन चुका है, और उसके भीतर जो है शैली जो है तरह तरह से जो लिखते हैं, कई दोहे में प्रस्तुत करते हैं, किसी की शैली वैसी रहती है, कोई कटाक्ष में लिखता है, तो कोई मतलब बहुत छोटे छोटे, जैसे अभी सर ने मुझसे बोला, ललित सर ने, कि मैं 2,500-3 हजार का लिखूं, कोई लंबे लिखते हैं व्यंग्य, कोई छोटे लिखते हैं। तो इस तरह से जो है व्यंग्य को अपने अपने तरीके से जो है पेश किया जाता है। तो एक विधा के अंदर जो है ये बहुत सी शैली जो है फल फूल रही है व्यंग्य की। जी रितु जी, अगर आपका अगला कोई सवाल है तो प्लीज बताएं। मीना जी, आपने बहुत ही रोचक ढंग से उदाहरण देकर और बहुत अच्छे ढंग से आपने व्यंग्य की शुरुआत से लेके अब तक के रूप को हमारे दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत किया, व्यंग्य की शैलियों को हमारे दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं यहाँ पर आदरणीय डॉक्टर ललित जी से जरूर चाहूंगी कि वो अपना एक छोटा सा व्यंग हमें पढ़कर सुनाए, या अपनी एक छोटी सी व्यंग रचना हमें हमारे दर्शकों के समक्ष जरूर प्रस्तुत करें। आदरणीय ललित जी। रितु जी, आपका निवेदन तो सही है, लेकिन आज 2 दिन से तबीयत बड़ी डामाडोल है, तो अब कुछ भी सुनाने का मन नहीं है। लेकिन ठीक है, बहुत सारी चीजें वैसे हैं मन में। मैं एक कविता आपको सुनाना चाहूंगा। मतलब व्यंग कविता तो नहीं कह सकते, लेकिन मैं जब MA प्रीवियस में था, और इस बात को 29 साल हो गए। 29 साल इसलिए कह रहा हूं कि मैं 1992 में मैंने MA कर लिया था DU से। जी। वो कविता है तुम्हारी छवि। तुम्हारी छवि अंकित है मेरे मन में, जहां पल रहे हैं विचार, एक दृष्टि का होगा निर्माण, शीघ्र उगलेगा अपनी राह, बनाएगा पहचान। पर्वतों के बीच में, दर्रों के पास से, सटी तलहटी में, छोटे से गांव में, जहां होगा मिलन दो आत्माओं का, दो दर्रों का, दो सीमाओं का, दो रिवाजों का, बनेगी पहचान, नया जहान, नई धूप, नया प्रकाश, स्वर्णिम किरणें, बहती हवाएं, हंसता बच्चा, वनवासी, गांव की ओर से वो मंगतू नाई जिसने करवाई थी मेरी सगाई। नहीं भूला हूं वो गरम गरम चाय, बेसन के लड्डू, पहाड़ी संगीत, मधुमाता पहनावा, चहचहाते पक्षी, मधुर तान, मुर्गे की बांग, रेडियो पर आवाज, कश्मीर बर्बाद, गांव पर हमला, इज्जत रुसवाई, जनता घबराई, टूट गए घरौंदे, पनपता मंदिर, मेरी आराधना, मेरी जिज्ञासा, मेरा संसार हो गया खत्म, रह गया खंडर, तुम्हारी छवि अंकित है मेरे मन में। पता नहीं क्यों मुझे ये कविता याद आ गई। जब मैंने कविता सुनाई थी तो मंच पर रामदर्श मिश्र, देवेंद्र सत्यार्थी और प्रोफेसर धैर्येंद्र मोहन थे। और व्यंग्य की जो आपने बात की, बिल्कुल छोटा सा हिस्सा, मान लीजिए जैसे हम स्टूडियो में बैठे हैं, तो हरीश नवल और प्रेम जन्मेजय और मैं था, और मुझे आकाशवाणी दिल्ली ने बुलाया। तो उन्होंने बोला कि मैंने कहा संचालन तो आप ही कीजिए। कहते नहीं नहीं, आप हैं तो हम सुरक्षित हैं। तो मैंने कहा उनको, मैंने अच्छा तो मैं उसी इंट्रो को सुना देता हूँ। सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। आज हमारे बीच मौजूद हैं हल्द्वानी से मीना अरोड़ा, नीदरलैंड से रितु शर्मा, और इंदौर से सुनीता जी। तो मुझे लगता है कि जीवन में बहुत सारी विसंगति हैं, और सभी विसंगतियों को आदमी समझता है। जैसे कि मीना जी ने कहा कि जो भी पार्टी का उम्मीदवार होता है वो कब अपना दल बदल लेता है, सारी जनता उसके हवाले कर देता है। तो जनता को भी अलर्ट रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि प्लेट में हमको कुछ भी मिल रहा है, हम कुछ भी खा रहे हैं, उससे बचना होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं कहने को। और जो मैंने कहा मीना जी व्यंग्य लिखती है, अभी इनका एक उपन्यास भी आया, और आने वाले समय में भी अच्छी किताबें आएंगी। लेकिन नवसाक्षरों के लिए एक ऐसी सीरीज है
जिसमें 2500 3000 शब्दों में हम हास्य व्यंग की कहानियां आमंत्रित करते हैं, उसमें कहानियां भी हास्य व्यंग की कमी है। तो आने वाले समय में मीना जी की किताब आए और उनसे नेशनल बुक ट्रस्ट के माध्यम से पाठक जुड़े और भी बहुत सारे लेखक जुड़े। हम जरूर एक व्यंग की एक कार्यशाला करवाएंगे और मीना जी के घर के प्रवासियों के लिए बिल्कुल भी पास कुछ में। सोचें सर, हाँ, प्रवासी लेखकों के लिए भी कुछ सोचें। नहीं, प्रवासी लेखकों को इशारा दिया हुआ है। एक कार्यशाला उत्तराखंड में करेंगे, पिथौरागढ़ में, ताकि मीना जी को चार्ज देंगे, ताकि मीना जी अपने साथ अपने कुछ नए रचनाकारों को जोड़े, ताकि कार्यशाला हो। और वैसे ये बात बिल्कुल सही है कि जितने बड़े व्यंग्यकार, आप जिनको भी समझते हैं, मीना जी आप मेरा इशारा समझ रही होंगी, जितने बड़े व्यंग्यकार सो कॉल्ड हैं, उनसे बचने की आवश्यकता है। जिस दिन हम 100 कॉल्ड व्यंग्यकारों का नाम लेना भूल जाएंगे, नाम नहीं लेंगे, जी तो उनको समझ में आ जाएगा। तो हर लेखक को अपनी औकात ध्यान में रखनी चाहिए और कोई भी व्यक्ति हमेशा के लिए सुपरस्टार नहीं होता, जी ये बात तय है। सही बात। जी बिल्कुल आपने बहुत सर सही बहुत धन्यवाद। और पहले आपने आपने अस्वस्थ पहले होते हुए बोला भी था प्रकाशक के उसमें, तो सही है कि जी जो लोग अपना सिर नीचे करके किताबों में झुका रहते हैं, आगे चलकर उनके ही सिर गर्व से बड़े सबके सामने आते हैं। और जहाँ तक बिल्कुल मीना जी बिल्कुल ने बोला है कि व्यंग्यकारों के जो है दास्ताएं बदल जाती हैं, जैसे रोज अखबारों में खबरें बदल जाती हैं। क्या बात, क्या बिल्कुल बात, बहुत बिल्कुल, अच्छा। बहुत बढ़िया बढ़िया। जी, मैं सुनीता दीदी से चाहूंगी कि सुनीता दीदी आप भी अपनी एक कविता हमें सुनाएं। शरद जी के ऊपर बोलूं मैं, या जी शरद जी की बिल्कुल, एक कविता सुनाऊं? हाँ सुनाइए, जैसा आप स्वागत चाहें। स्वागत, जो आपका मन। शरद जी की जो एक कविता है, नेताओं की शेरवानी। अभी आजकल चुनाव चल रहे हैं, मतदान चल रहे हैं, तो शरद जी की याद आती है। नेताओं की शेरवानी सिलाई जाती है, काले धन की बनावट से ये सजाई जाती है। मंगाया जोशी ने एक बार कहा था, नई रोशनी से रंग बिरंगी, नई रोशनी से रंग बिरंगी हो गई सबकी आंखें, आवाजों में घुल गई नई आवाजें। वाह, समाजवाद का सूरज निकला, लोगों ने पकड़ लिया। समाजवाद का सूरज निकला, लोगों ने पकड़ लिया। पुलिस ने कहा छोड़ दो, जनता ने छोड़ दिया। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत एक और बढ़िया। हुए, रातों बहुत रात गंगा बह निकली, रातों वाह, रात जी गंगा बह निकली, लोगों ने बोतलें भर ली। रातों रात गंगा बह निकली, लोगों ने बोतलें भर ली। नियम लागू हुआ, नियम लागू हुआ, 2 बूंद गंगा जल के। तो आजकल तो ये हाल है कि हम हर कोई भी वस्तु है उसमें जो देखते हैं उसका फायदा उठाते हैं। तो व्यंग तो वही है, जहाँ बिल्कुल पे हम जाएं बिल्कुल, हर बहुत जगह व्यंग ही है। और बहुत व्यंग सही हम कहा आपने। उसको व्यक्त करना जी थोड़ा सा होता है कि सच्चाई पे जब हम आते हैं तो लोग कहते तो हैं कि सच होना चाहिए, पर सच को बर्दाश्त कर नहीं पाते। बिल्कुल सही कहा, लेकिन कभी कभी बीमारी को ठीक करने के लिए कड़वी दवाई खानी चाहिए, तो व्यंग भी उसी रूप में कभी कभी काम कर ही जाता है। बहुत लोगों जरूरी को होता है। स्वीकारना चाहिए। अब मैं आदरणीय मीना जी को मीना जी से अनुमोदन करती हूँ कि आप भी अपने किसी रचना का पाठ करें। जी बिल्कुल। धन्यवाद ऋतु जी। मुझे बताया जाए, पता नहीं कितना समय है आपके पास, एक मैं छोटी सी चुटकी सुनाती हूँ। कई जी बार जी मैं जी पहले बहुत से मैंने 100 से ज्यादा कटु कटाक्ष लिखे, जिन्हें कि मैंने जो है फेसबुक पे हमेशा पोस्ट करती रही। और उसके बाद मैंने तिर्यक तीर तरकश करके लिखा। और देन उसके बाद मैंने चपल चंचल चुटकी, छोटी छोटी चुटकियां यूं ही, अगर कोई अपने पे ले ले तो ठीक है, नहीं ले तो कोई बात नहीं। तो गुणवत्ता पे बात करूंगी मैं, लेखकों की व्यंग्य लेखन की गुणवत्ता की बात करूंगी। एक व्यक्ति दूसरे से, क्या बात आजकल सोशल मीडिया पर बहुत कम समय बिता रहे हो? अरे नहीं, ये तो लत है, लग गई है, अब कहाँ छूटेगी। तो फिर किसी पोस्ट पर दिखाई क्यों नहीं देते? एक समय था जब लेखक लिखते थे और हम पढ़ते थे, हम लेखकों की प्रशंसा करते नहीं, अगाते थे,
भावुकता में आकर लेख से लंबी प्रतिक्रिया दे डालते थे। फिर गुणवत्ता में सुधार हुआ, बस फिर मन उखड़ गया। अरे गुणवत्ता में सुधार हुआ, ये तो अच्छी बात है, अब तो पढ़ने में और अधिक आनंद आना चाहिए। किस बात का आनंद? उनका लेखन ज्यों का त्यों है, मेरे पढ़ने की गुणवत्ता में सुधार हो गया है, समझे? क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तरह की हाँ। छोटी से है, मोर देन 100 मैंने चंचल चुटकी लिखी है, और 3 जो है सीरीज पूरी मेरी किताबों की आ रही है निबोरी के नाम से। अरे वाह! निबोरी यानी कि नीम के जो फल होता है उसे निम्बोली भी कहा जाता है, निम्बोरी भी कहा जाता है। तो वो कटु कटाक्ष कोना और तिर्यक तीर तरकश और चप्पल चंचल चुटकी के नाम से आ रही है। तो इस तरह से छोटी छोटी अरे रचनाएं जो वाह! मैंने अग्रिम की, शुभकामनाएं। जिसमें पाठक अपना समय निकाल पाता है पढ़ने के लिए। अगर हम लंबा लिखते हैं तो लोग पढ़ नहीं पाते। अगर इसके बाद भी अगर आपके पास समय है तो मेरा ये व्यंग्य संग्रह जो है गूगल गोकुल इस नाम से ये प्रकाशित हुआ है, व्यंग्य संग्रह। और उपन्यास का तो अभी जिक्र जो है किया है ललित जी ने, मेरे उपन्यास का जी, शायद उस पे चर्चा भी हुई थी आपके साथ ऋतु जी। आप ही जी, ने किया प्रेम को भी, आप पुत्तल का जी। पुष्पटुक जो। तो हाँ, काफी लंबे समय से मैं व्यंग्य पुत्तल लिख का रही हूँ, पुष्पटुक। और उस पे गौर करते करते उपन्यास लिखने के पश्चात मुझे लगा कि लोगों के पास समय नहीं है। उन्होंने बहुत से लोगों को एक साथ निपटाना है। फेसबुक पर जाते ही बहुत से लोगों को कमेंट भी देने हैं और बहुत से लोगों को लाइक भी देना है। लाइक तो वो यूं ही दे देता है हवा में, लेकिन जब कमेंट बॉक्स में जाएगा और कुछ लिखेगा तो कुछ तो पढ़ेगा, या फिर बधाई लिखकर निकल लेगा वहां से। तो बधाई भी जी, बहुत प्रचलन में आजकल आप देख रहे होंगे, खूब ढेर ढेर भर भर के बधाइयां आती है। तो मैंने उसको देखते हुए बहुत छोटा छोटा लिखना शुरू कर दिया, ताकि लोग बेवजह की बधाई ना दे मुझे, और 2 शब्द जो है पढ़कर ही उस पे कमेंट करें। इसलिए मैंने छोटा बिल्कुल। लिखना। तो आप मुझे जैसा कहेंगे ऋतु जी, अगर समय है तो मैं अवश्य सुना दूंगी, और अगर समय नहीं है तो नहीं, जैसा आप चाहें, क्योंकि आपकी तबीयत भी खराब आप है सुनीता और जी भी डॉक्टर जैसा ललित जी की भी तबीयत प्रथम खराब बार है। जो है मिल रही हूँ सुनीता जी से। तो क्योंकि राजेश जी भी जा चुके हैं, ललित जी भी स्वस्थ नहीं है, उन्होंने बताया उनका भी स्वास्थ्य जी, जो है ढीला चल रहा है। जी। तो सुन लेते हैं अगर आप ऋतु जी, है ना? लेकिन थोड़ा मीना जी, आप ब्रीफ में कुछ सुनाना चाहें तो 2.5-3 मिनट में आप सुना दीजिए। जी। 2.5-3 मिनट, ये एक आपकी वैसे आपकी टाइम आवाज दिल्ली सुन रही है, आपकी आवाज दिल्ली सुन रही है। नीदरलैंड भी सुन रहे हैं। भी सुन रहा है ये आवाज को। तो जब तक आप सुनीता लेकिन जी से वैसे बात एक कीजिए जी। लेकिन वैसे एक बात है कि अगर मीना जी की रचना आप नहीं सुनेंगे तो मीना जी लेखक के तौर पे अपहरण भी करवा सकती हैं आपका। ऐसा कब से लगा? मीना जी, क्या बोल रहे थे? जितना जितना अच्छा व्यंग्य लिखती हैं उतना अच्छा खाना भी बनाती हैं। हाँ। मीना जी से मैं शायद पहली बार रूबरू हो रही हूँ, और जी जी बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि व्यंगकाल में जो महिलाएं कम है, जेंट्स तो बहुत है, जेंट्सों की तो लंबी नहीं, लिस्ट है, आप पर महिलाओं सुनीता जी, आप ये सोचिए, जब से मीना जी आई हैं तब से जो बची कुची व्यंग्य महिलाएं लिख रही थी उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। वो कहती है मीना अरोड़ा काफी है। ये तो ललित जी एक नाते जो है, कहते हैं ना धनिये के झाड़ पे चढ़ाना। आप सोचिए मैं उतरूंगी कैसे वापस इस झाड़ से। नहीं, तो कोई नहीं, उसके लिए ऋतु जी है। इसीलिए आएंगे। बहुत बहुत महिलाएं जो है सक्रिय हैं आजकल व्यंग्य में, और बहुत अच्छा अच्छा लिख रही हैं। बस ये है जी, कि मैं ही कम जो है आ रही हूँ, पर्दे के सामने नहीं हूँ, पर्दे के पीछे अवश्य ही कार्य कर रही हूँ। तो मैं एक व्यंग्य रचना आपको सुनाती, तो बहुत समय शायद नहीं लूंगी। वो एक जी, जी, सफेद जी, बाल। जी, किसी के जीवन में आप जो भी चढ़ती उम्र में, आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी दर्शन कर लेते हैं सफेद बाल का। तो मैंने भी पहली बार जब दर्शन किया उस सफेद बाल का, तो उस पे एक रचना लिखी मैंने। मेरा एक सफेद बाल जब मुझे पहली बार अपने काले बालों में चोरों की भांति झांकता दिखाई दिया, उसे देखकर मेरी सांसें ही थम गई। ऐसा लगा मानो जैसे भ्रष्टाचार मेरे सिर पर आ जन्मा हो। मुझे उसी क्षण लगा, यदि इस नासपीटे भ्रष्टाचार को जड़ से नहीं उखाड़ा तो ये फैल जाएगा, और फिर
सिर का हाल देश जैसा कर देगा। मैंने उसे उखाड़ने को जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया, परंतु वह हाथ से फिसल गया। उसे उखाड़ने के चक्कर में आसपास के कुछ काले बाल मुट्ठी में आ गए। अब मेरा अवसाद बढ़ गया। मुझे लगने लगा जैसे मेरे हाथों निर्दोष सूली चढ़ गए हों और दोषी ठट्ठा मारकर हंस रहा हो। आसपास के काले बाल हटने से सफेद थोड़ा उचक कर बाहर को आ गया। अब पुनः प्रयास में थोड़े से और ना उखड़ जाएं, ऐसा विचार कर मैंने सोचा किसी से मदद ले लेती हूँ। मैंने सरकारी विभाग में कार्यरत बड़ी बहन से कहा कि मेरे सिर से सफेद बाल निकाल दो। उसने कहा, यदि तुमने इसे जड़ से उखाड़ा तो इस स्थान पर बहुत से सफेद बाल जो हैं फैल जाएंगे। मैंने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, भला ऐसा क्यों? तुम चाहो तो उसे ऐसे खींच कर उखाड़ डालो जैसे तुम सरकारी विभाग में प्रवेश करते समय या प्रवेश करने से पहले भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने की बातें करती थी। मेरी बातें सुनकर वह खुद और बोली, पर आज तक उखाड़ तो कुछ नहीं पाई। तुम्हें पता है, भ्रष्टाचार इस बाल जैसा ही है जो दिखाई तब देता है जब संपूर्ण रूप से पनप जाता है। तुम्हारा बाल अंदर से बहुत गहरा है और ये सफेदी की चमक लिए एक गहरे रस में डूबा हुआ है। यदि खींचा तो इसके रोमकूप से रस बाहर आ जाएगा और आसपास के काले बालों को अपने रस से सराबोर कर देगा। तुम्हारे सारे बाल लघु मुंह लग गया वाला गीत गाकर सफेदी के रसास्वाद में डूब जाएंगे। फिर तुम्हें अपने सर पर बहुत से भ्रष्टाचारी नजर आएंगे। अरे मैंने वाह, उससे बहुत बढ़िया। मुंह फुलाकर कहा, ठीक है, फिर ऐसा कर, तुम इसे कैंची से काट डालो। उसने कहा, इससे क्या हो जाएगा? कटने के 4 दिन बाद ये फिर वैसे का वैसा सीधा खड़ा हो जाएगा और सिर पर तनकर तुम्हें जलील करेगा। मैं उसकी बात पर विचार करने लगी, लेकिन मुझे उस बाल से पीछा छुड़ाना था। वो मुझे एक अपराधी की भांति दिखाई दे रहा था। ऐसे कैसे कोई मेरी मर्जी के बिना मेरे सिर पर चढ़कर नाच सकता है? ये मुझे मेरे इनबॉक्स में आए उस मैसेज की भांति लग रहा था जिसने मुझसे इजाजत नहीं ली और आ घुसा। मैंने अनुभवी सखियों से मदद ली। उन्होंने कहा, उसका मुंह काला कर दो। आजकल बहुत से डाई और कलर बाजार में उपलब्ध है। मैंने कहा, इसका मुंह काला करने से ये काला नहीं होगा, अपितु इसके साथ और भी मुंह काला करवाने को तैयार हो जाएंगे और मेरी परेशानी बढ़ जाएगी। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि यदि एक बार बाल काला करने को ब्रश उठा लो तो बाकी के बालों के विरोधी स्वर सुनाई देने लगते हैं और इसकी मशक्कत में आप अपना हाथ और मुंह भी आपको काला होने का भय रहता है। सुझाव बहुत थे पर समस्या ज्यों की त्यों। एक मन कर रहा था जड़ से उखाड़ कर फेंक डालो ताकि इसे मेरे सिर पर नाचने की सजा मिल जाए। दूसरा मन कह रहा था इसका मुंह काला कर दो और कुछ दिन समस्या से छुटकारा पा लिया जाए। बिन मांगी सलाहों का तांता लग गया। किसी ने नानी के नुस्खे ट्राई कहा करो तो किसी ने दादी के। मैं आज तक दूसरों को नानी याद दिलाती आई, इसलिए मुझे दादी माँ ज्यादा भरोसेमंद लगी। मैंने दादी माँ के नुस्खे खंगालने आरंभ किए। फिर आंवला, रीठा, शिकाकाई, तरह तरह के ब्राह्मियों से घर भर लिया, पर नतीजा जीरो। मैंने प्रण कर लिया, काला तो इसको करके रहूंगी। यदि ये भ्रष्टाचार के रूप में जन्मा है तो वे इसे सबकी नजरों में आने नहीं दूंगी। यदि ये इनबॉक्स में भेजे गए भद्दे मैसेज का प्रारूप है तो भी मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। वाह, बस ये अपने हाथ मुंह सुरक्षित रखने हैं, उनको मैं काला नहीं होने दूंगी। यही सोचकर अंत में मैं पार्लर जा पहुंची। जाकर देखा पूरा पार्लर खचाखच भरा हुआ है। वहां पर बहुत से विभागों में कार्यरत कर्मी अपना पूरा सिर रंगवा कर चेहरे पर संतुष्टि के भाव लिए बैठे थे और वहीं कुछ महिलाएं बाल रंगवाने को बैठी थी। जिनके सिर पर 2-4 सफेद बालों ने सेंध लगाई थी, उनके चेहरे पर असंतोष और गुस्से के भाव थे। वे सब उन बालों का मुंह काला करवाने को आए हुए थे। मैं भी उनके साथ जाकर बैठ गई। धन्यवाद। वाह, वाह, वाह! मीना जी, क्या कटाक्ष वाह। किया आपने हमारी राजनीतिक सरकारी व्यवस्था पर। बहुत बहुत बढ़िया कटाक्ष बधाई किया। हो मीना जी, बधाई हो। बहुत धन्यवाद। सुंदर। बहुत और सुंदर। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सब लोग इस कार्यक्रम में आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। अस्वस्थ होते हुए भी आप यहाँ मेरे साथ पूरा समय दिया आपने इस कार्यक्रम को, और हमारे दर्शकों का भी मैं बहुत बहुत आभार करती हूँ। और दर्शकों को मैं बताना चाहती हूँ, जैसा कि आज के हमारे अतिथियों ने बताया कि व्यंग में भी उतना ही मजा है लिखने में जितना आप कहानियां लिखते हैं, और व्यंग का रास्ता भी बहुत लंबा है। सिर्फ थोड़ा सा धैर्य से लिखना पड़ेगा
और आपके लिए बहुत सारे मार्ग खुले हुए हैं। जैसे आदरणीय डॉक्टर ललित जी ने बताया कि आप लिखें और लोगों लिखें और पाठकों तक पहुंचाएं। इसकी जिम्मेदारी हमारे संपादक महोदयों की है। तो आइए अब हम इस कार्यक्रम के समापन की ओर हैं। समस्याओं के घाट पर हम तौलिया लपेटे खड़े हैं। समस्याओं के घाट पर हम तौलिया लपेटे खड़े हैं। सबसे पूछ रहे हैं, क्यों साहब वह कहीं नजर आया आपको? क्यों साहब वह कहीं नजर आया आपको? अरे वही जिसके हम वोटर हैं और 5 साल तक इसी तरह तौलिया लपेटे घाट पर खड़े हैं। बीत जाते हैं 5 साल। तो हमारे दर्शकों का बहुत बहुत आभार। कार्यक्रम के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे अतिथियों का बहुत बहुत आभार। अगले माह फिर मिलेंगे, फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। रितु जी ने एक नई शुरुआत की है और इस व्यंग की जो आपने किया है उसको देखकर मुझे कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि इंतजार है नई कोपलों का, आशा है वाह, अब नई सृजना की, तपन यह अलविदा कह जाएगी, जलती अवनी तब ठंडक हो जाएगी, नई क्या कोपलें बात, क्या हमें बात। देखने को मिलेंगी। आप लोग कार्यशाला आयोजित करेंगे, ये बहुत अच्छी चीज है। रितु जी बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद। हमारे साथ बहुत सारे दर्शक, अभी मैंने लाइव बंद कर दिया, लेकिन बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं। मंजू जी वर्जीनिया से जुड़ी हैं, दीनदयाल शर्मा जी राजस्थान से जुड़े हुए हैं, संजय जी रायपुर से जुड़े हुए हैं, स्मिता जी दिल्ली से जुड़ी हुई हैं, और भी बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े थे। ये लाइव प्रोग्राम जा रहा था, वो लोग कमेंट्स कर रहे थे। तो आप फेसबुक पर देख सकते हैं, मैं इसे शायद आपके पेज पे शेयर भी कर दूंगी। और सच में मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ आपको कि आप इतनी देर तक हमारे साथ बने रहे। बहुत अच्छा लगा। रितु जी